हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम दुआ आप सभी को, मेरे व्यूअर्स को। जी, मेरा नाम सरफराज है और मैं फिर अपनी कुछ सप्ताह भर की जो हलचल हुई उनके बारे में मैं कुछ कहने आया था। अच्छा, अभी मैं एक्चुअली जो करंट इश्यूज होते हैं और वो तुरंत मैं उसको नहीं देखता हूँ, मैं कुछ उसकी एनालिसिस देख कर ही मैं कुछ बात करता हूँ। तो अभी आप सभी को पता है कि रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफ़ा दे दिया है। आई थिंक पिछले 26-27 सालों से वो एनडीटीवी के पार्ट थे, एनडीटीवी से जुड़े हुए थे। एक बिहार के बंदे मोतिहारी से चले थे दिल्ली में, उन्होंने ख़त जो होते हैं ना उनको वो छांटते थे। धीरे धीरे वो एडिटर, धीरे धीरे वो जर्नलिस्ट के रूप में संवाददाता बने, फिर वो एनडीटीवी के एडिटर, सब एडिटर बने। उनकी जर्नी बहुत अच्छी थी, पर उन्होंने एनडीटीवी से इस्तीफ़ा दे दिया है। चलिए, ये एक बात है। दूसरा कि एमआईएम का बिहार और गुजरात में क्या होगा, इस टॉपिक पे भी बात किया जाएगा। तीसरा कि अभी आप अगर आप झारखंड के हो तो झारखंड में एक इंसिडेंट हुआ, वहाँ पे एक मुस्लिम लड़की मुस्कान खातून ने एक हिंदू लड़के से शादी किया। किसी को किसी से प्यार हो सकता है, कोई किसी से शादी कर सकता है, इस पे भी बात होगी। और चौथा कि आम आदमी पार्टी एमसीडी के जो चुनाव होगी दिल्ली में, उसमें कैसा परफॉर्म करेगी, क्या वो वाकई जीत रही है या फाइट तगड़ी है। तो शुरू करते हैं रवीश कुमार के इस्तीफ़ा से। जी हाँ, ये तो तय था, आप सभी को पता है, जितने भी सोशल इशूज़ देखते हैं, जो न्यूज़ देखते हैं, उन सभी को पता था कि न्यूज़ में कैसा प्रभाव है। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को या फ्री वॉइस को अभी के दौर में, मोदी के युग में बहुत ही खतरा है। और जो उनकी चाटुकारिता करेंगे, जो उनके तरफ से बोलेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इनके इस्तीफ़ा देने के बाद बहुत दो तरह के लोगों का सोच रहा है, दो तरह की बातें रही। बहुत सारे ऐसे हैं जो इस इस्तीफ़ा से बहुत दुख है, उनकी रेजिग्नेशन से दुख है, क्योंकि अब के बाद कभी एनडीटीवी में रवीश कुमार नहीं दिखाई देंगे। उनका नमस्कार मैं रवीश कुमार, ये जो कहने का तरीका था और अपने बुलेटिन को वो स्टार्ट करते थे, वो अब नहीं मिलेगा। हम सब उनके फ़ैन थे, हम लोग देखते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक वर्ग के ऐसे लोग हैं, आई थिंक उनकी आबादी बहुत कम है, लेकिन वो बहुत खुश हैं कि रवीश कुमार चला गया। उन पे मीम बनाए जा रहे, तरह तरह की घटिया बातें कही जा रही है। कुछ मीम बनाई जा रही कि गौतम अडानी ने उस एनडीटीवी को ख़रीद लिया, अब वो जाके अपना यूट्यूब पे ज्ञान दे। और जो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, जैसे कि अभिषार शर्मा, पुण्य प्रसून जोशी, उनके श्रेणी में उनके लाके और एक तरह का मीम बनाया जा रहा, थोड़ी सी मजाकिया तौर पे कहा जा रहा है। ठीक है भाई, एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो होते हैं वो कहीं से भी अपनी बातों को, अपनी खबर को पढ़ देंगे। जो देश में मौजूदा हालात, घटना हो रही है, उन पे अपने विचार वो कहीं से भी रख सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक न्यूज़ चैनल की प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी नहीं है। आपको याद होगा, या अगर याद नहीं है तो मैं आपको कह देता हूँ कि रवीश कुमार 4-5 साल पहले आज तक के एक शो में, जिसके एंकर थे आपके सईद अंसारी, उनके सामने कहा था कि अगर इस तरह का प्रेशर रहा तो कल को मैं न्यूज़ चैनल में, जब तक हूँ मैं न्यूज़ चैनल में अपनी रिपोर्टिंग करूँगा। जिस दिन सरकार का या बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस का, जिसको कॉरपोरेट्स का दबाव रहेगा, मुझे अगर चैनल से हटा दिया गया तो मैं कहीं पे सड़क पे खड़े होकर मैं न्यूज़ पढ़ दूँगा, खबरें बताऊँगा, खबरें कहा किया करूँगा। और वो सच हो गया। अब तो वो रोड पे भी खबरें अपनी बता सकते हैं। और उन्होंने एक बेहतरीन विकल्प चुना। हालांकि रेजिग्नेशन से पहले उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, रवीश कुमार ऑफिशियल से समथिंग ऐसे ही कुछ है। फेसबुक भी है और यूट्यूब भी है, आप जाके उनको सर्च कीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उनकी बातों को देखना तो वो यूट्यूब पे आ गया। अब रवीश कुमार लिखिएगा ऑफिशियल तो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, लिंक की दरकार नहीं है मेरे ख्याल से। मैं एक बात उनके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ये कहते हैं कि रवीश कुमार एक तरफा पत्रकारिता करते हैं, दिन रात सरकार से सवाल करते रहते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, भैया
एक इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, एक पत्रकार का इंडिपेंडेंट छोड़िए, एक पत्रकार इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए। खैर अभी देश में वैसा माहौल ही नहीं है कि एक पत्रकार इंडिपेंडेंट रहे, वो किसी के दबाव में ही रह रहा है या तो फिर अपना निजी एजेंडा चला रहा है। बहरहाल मैं रवीश कुमार के बारे में कह रहा था, रवीश कुमार जी कैसे कहते हो कि वे एक तरफा पत्रकार है? वो सत्ता से सवाल करते हैं। सत्ता से सवाल करना ही पत्रकारिता का धर्म होता है और कुछ नहीं। आप याद कीजिए 2014 से पहले वो मनमोहन सिंह को भी इसी तरह कटघरे में लाते थे, उनसे भी तीखे सवाल किया करते थे और मनमोहन सिंह सरकार यूपीए 1-2 को भी घेरा करते थे। तब यही सो कोल्ड बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के एंकर नेता उनके शो में जाने के लिए लाइन लगाए रहते थे। ये फैक्ट है, आप जाके देख लीजिए 2014 से पहले वीडियोज़ और प्राइम शो में। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। डाउट हो जो भी वीडियो में मेरे इस मुद्दे से खिलाफ रहे और मुझे क्रिटिसाइज़ करे, भैया मुझे गाली और मुझे गलत बोलने से पहले आप ये ज़रूर देख लीजिएगा कि वो क्या करते थे। वो 2014 से पहले भी अपनी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करते थे, सत्ता से सवाल पूछते थे। उनके इधर आज जितने भी 95% गोदी मीडिया है वो सत्ता की चाट रहे हैं, सत्ता की जी हुजूरी कर रहे हैं, एजेंडा चलाते हैं। रोज़ 7 से 10 बजे के बीच में जितने भी शो चलते हैं वो सारे प्रायोजित हैं, वो कॉरपोरेट के द्वारा प्रायोजित रहते हैं और कॉरपोरेट को सरकार फंड करती है, कॉरपोरेट सरकार को फंड करती है और सरकार से वो भिड़ना नहीं चाहती है। अगर आप सरकार के खिलाफ बात कीजिएगा, कॉरपोरेट आपको अपने चैनल्स से हटा दें। कॉरपोरेट से ही चैनल चल रहे हैं, ये सबको पता है, जिन्हें नहीं पता वो जान ले। अच्छा, दूसरा ये टॉपिक है कि एमआईएम बिहार और गुजरात में कैसा परफॉर्म करेगी। गुजरात में तो चुनाव लड़ रही है, बहुत हद तक परफॉर्मेंस करेगी। मुझे जहाँ तक ख्याल है कि लोग का थिंकिंग बहुत चेंज हो रहा है, खासकर माइनॉरिटी को में बातें करूँ। मुसलमान अब ये सोचने लगे हैं कि उनकी हक की बातें, और हक की क्या, उनके लिए खड़ा कोई नहीं रह रहा। ये जितने रीजनल पार्टी है सब बेकार हो चुके, ऐसा उनको लगने लगा बहुत हद तक। अभी भी ऐसे है जो कांग्रेस को और कुछ हद तक आम आदमी पार्टी को गुजरात में दे सकते हैं। बिहार में थोड़ी सोच बदल रही है, लोगों को लगा कि सीमांचल जैसे क्षेत्र में एमआईएम अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन उसके इतर पूरे बिहार में एमआईएम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी। जिसका अच्छा सा जवाब मिला गोपालगंज चुनाव में। गोपालगंज चुनाव में 10 से 12 हज़ार सीट अगर एमआईएम ला देती है पूर्वांचल क्षेत्र में, तो इसका मतलब पूर्वांचल में अपनी धमक ला रही है। गोपालगंज पूर्वांचल का ही क्षेत्र का ही हिस्सा है। अब भोजपुर से लेके गोरखपुर तक चल जाओ, वो सारे पूर्वांचल में आते हैं। गाजीपुर यूपी के जो ईस्टर्न यूपी है। तो बिहार में अपनी दस्तक दी है, उनको हल्के में लेना। आरजेडी के लिए नुकसान होगा, जेडीयू के लिए नुकसान होगा। और रही बात गुजरात में, तो गुजरात के लोग का मैं कुछ खास कह नहीं सकता हूँ। 2-4 सीट जगह ले आ सकते हैं, 2-4 सीट ला सकते हैं, लेकिन कांग्रेस से बेहतर एमआईएम परफॉर्म करेगी मुस्लिम क्षेत्र में, ऐसा मुझे लग रहा है। और जब ये चुनाव का रिज़ल्ट आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा ऐसा क्यों है। होगा, परफॉर्मेंस होगा, ये तो ज़रूर है। दूसरा, एक मुस्लिम लड़की झारखंड की, मुस्कान खातून उसका नाम है, उसने एक हिंदू लड़के से शादी कर ली। कर ले भैया, जिसको जो मन करता है वो कर सकता है भैया। अगर वो बालिग है, किसी हिंदू लड़के से शादी कर ली, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो कर ली, ठीक है, उसका अपना निजी रहा, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। कम से कम ये देख के तो अंधभक्त गोबर भक्त ये देखे कि प्यार किसी को किसी से हो जाता है। अगर मुस्लिम लड़का को जब हिंदू लड़की से प्यार हो सकता है, तो मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़के से प्यार हो सकता है। ठीक है, जब वो शादी करे, तुम्हारे पेट में दर्द होता है और आज एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से कर लिया तो तुम बहुत खुश हो। तो ये दोगली नीति नहीं होनी चाहिए। उस टाइम भी आपको शांत रहना चाहिए और इस टाइम भी आपको शांत रहना चाहिए। रहा बात वो एक श्रद्धा केस का बात करोगे, तो ऐसा ये फालतू की बात है, इसमें किसी रिलीजन को टारगेट मत करो। वो साइको था, उसको दिल्ली पुलिस अपने हिसाब से काम करेगी। जो भी उसने किया जघन्य अपराध, बहुत ही गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मुस्कान ने जो एक बात कही कि इस्लाम में बहुत पाबंदी है, बहुत रिस्ट्रिक्शन, ये बेकार और फालतू की बातें हैं। बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट वाले ने ये सच्चाइयाँ बता देता हूँ, इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि पाबंदी है। अगर बहुत सारी लड़कियां पढ़ रही है, लिख रही हैं, अपनी तरफ से घूम रही फिर रही, आज़ाद है, जहाँ तक पढ़ना चाहती है वो पढ़ती है, जिससे वो अपने पेरेंट्स को कहती है शादी करने, वो करते हैं। ये फालतू बकवास है, कोई पाबंदी है बिल्कुल इस्लाम, किसी धर्म में कोई पाबंदी मैं नहीं कहता हूँ। ठीक है, इस्लाम को जो जानकार है वो भी कहते हैं कि इस्लाम में, और
ये आपको अगर डाउट हो, जो इस्लाम से इतर सोच रखते हैं, जो इस्लाम के बारे में नहीं जानते, वो अपने फ्रेंड से पूछ लीजिए ना। अगर वो लड़के हैं तो अपने किसी लड़के दोस्त से पूछ लीजिए। कोई लड़के मेरी वीडियो देख रही तो वो किसी लड़की दोस्त से पूछ लीजिए, इसमें क्या पाबंदी है। ऐसा कुछ नहीं है, जो समझदार होंगे वो साफ बताएंगे, सारी पॉलिटिक्स है। तो उसने जो मुस्कान ने ये जो बयान कहा, ये बहुत बेकार है। इसकी मैं तो बहुत ही मजम्मत करता हूँ, मैं बहुत कड़ी निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। शादी करिए, अपना लाइफ अच्छे से बिताए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस्लाम को गलत दिखाना, गलत पेश करना, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा किसी को भी। अच्छा, और सबसे लास्ट पॉइंट में ये कहूँगा कि भी आपका जो पोजीशन है एमसीडी के चुनाव में काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। कांग्रेस ना के बराबर है, कांग्रेस बुरी तरह से हारेगी, पर बीजेपी ये श्रद्धा केस को लेके दिल्ली में बिना मतलब का हिंदू मुस्लिम का एंगल, और उसको कहीं ना कहीं से मिल जाता है। वो इसको लेके भले वो 15 साल कुछ ना की, लेकिन कुछ जो जनता है दिल्ली में वो नफरती, उनको दिमाग में डाल दो, इस मुद्दे को वो हवा देंगे, श्रद्धा केस को, और एक ध्रुवीकरण की कोशिश करके, ताकि कुछ ना से कुछ हाँ वाला जो ऑप्शन होता है वो उनके लिए हमेशा खुला रहे। उनके चांस ना के बराबर है, लेकिन वो अपनी कुछ चांसेस बना लेगी। उनकी 30% तक वोट आएगी एमसीडी की, जहाँ तक मेरा अनुमान है 30 से 40% की। वो लोग फिराक में हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की 70-30 की रेशियो लग रही है। अगर और ध्रुवीकरण हुआ तो ये 60-40 जाएगा, वरना एमसीडी में आम आदमी पार्टी मजबूत है। बहरहाल अब देखते हैं 8 दिसंबर को क्या होता है। चुनाव, एमसीडी के चुनाव की काउंटिंग 8 को होगी, और वोटिंग आज हो चुकी है। बाकी 8 को जैसा होगा मैं बताऊंगा, और मैं कुछ दिन बाद ये सारे जो रिज़ल्ट आ जाएंगे गुजरात के और एमसीडी के, तो मैं उस पर फिर एक वीडियो बनाऊंगा, मेरा एनालिसिस उस पर रहेगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अगर ये अच्छा आपको मेरी पॉइंट्स लगी तो, मेरी एनालिसिस लगी तो प्लीज़, बाकी थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि ये चैनल ग्रो करे, लोगों तक पहुँचे। और बस यही कहना था।